स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्जाम्स की तैयारी हम करवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम फिटर ट्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं ये फिटर ट्रेड के एग्जाम की तैयारी के लिए है। तो अब तक हम इस तरह के 3-4 वीडियोस ला चुके हैं, जिसमें से हमने 3 वीडियोस में 50-50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उससे पहले एक वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो उम्मीद करते हैं आपने उसे देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उसे देख लीजिए, जिससे आपके पिछले क्वेश्चंस मिस ना हो। और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आज के 50 क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं हम लोग। इससे पहले एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करके, कमेंट करके या लाइक करके आप चैनल को अपना प्यार देते हैं, प्रदान करते हैं, तो हमें भी इसके लिए काफ़ी अच्छी इससे मोटिवेशन प्राप्त होती है और हम इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए अग्रसर होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बढ़ते हैं आज के पहले एक प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। शीट मेटल वर्क में ये जो टूल दिखाई दे रहा है आपके सामने, इस टूल का नाम क्या है? शीट मेटल वर्क में एक सपोर्टिंग टूल की तरह ये टूल काम करता है। आपके ऑप्शंस हैं फनल स्टेक, हैचेट स्टेक, हाफ मून स्टेक, राउंड बॉटम स्टेक। इसका सही आंसर है हाफ मून स्टेक। ये आपको सेमी सर्कुलर स्टेक ऊपर से दिखाई दे रहा है, ऊपर का जो हेड है इसका, तो ये हाफ मून स्टेक ही कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विच रिवेटिंग टूल इज यूज टू फॉर्म फाइनल शेप ऑफ रिवेट? रिवेट को फाइनल शेप प्रदान करने के लिए किस रिवेटिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है? ये क्वेश्चन हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है रिवेट स्नैप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 203 आपके सामने आ चुका है। आपकी स्क्रीन पर आपके सामने एक रिवेट जॉइंट दिखाई दे रहा है। इस रिवेट जॉइंट में आपको बताना है क्या डिफेक्ट है। जब आप गौर से इस रिवेट जॉइंट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि दो प्लेट्स हैं जो कि आपस में रिवेट के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। तो जिसमें ऊपर वाला पोर्शन है रिवेट हेड का, उसमें मुझे थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है शीट मेटल के साथ में, मेटल प्लेट के साथ में हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है टू लिटिल अलाउंस ऑन शैंक, शैंक पर बहुत कम अलाउंस है। दूसरा ऑप्शन है टू मच अलाउंस ऑन शैंक, शैंक पर बहुत अधिक अलाउंस है। तीसरा ऑप्शन है रिवेट हेड नॉट सेंटर्ड, रिवेट हेड तो सेंटर्ड दिख रहा है, हेड ऑफ रिवेट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द शैंक, ये भी गलत है। इस तो सही आंसर इसका टू मच अलाउंस ऑन शैंक दिखाई दे रहा है, क्योंकि गैप आपको दिखाई देगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 204 आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। नेम द टूल used to make fluid tight joint in rivet। फ्लूड टाइट जॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर। फ्लूड टाइट जॉइंट आपको रिवेटिंग के दौरान बनाना है, तो कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है। तो आपके ऑप्शंस हैं ड्रिफ्ट, रिवेट स्नैप, फुलरिंग टूल या कॉकिंग टूल। इसका सही आंसर है सी, फुलरिंग टूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 205। What is the name of tool used to cut thicker steel? थिकर शीट्स। तो मोटी शीट्स को काटने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं बेंट स्नाइप्स, लीवर शेयर्स, स्ट्रेट स्निप्स और चौथा ऑप्शन है सर्कुलर कटिंग मशीन। इसका सही आंसर है लीवर शेयर। लीवर शेयर का इस्तेमाल किया जाता है मोटी थिकनेस वाली शीट्स को कट करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 206। Which stake is used for making sharp bends? तीखे मोड़ यानी शार्प बेंड्स बनाने के लिए कौन से स्टेक का इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फनल स्टेक, हैचेट स्टेक, हाफ मून स्टेक या बीक स्टेक। सही आंसर है हैचेट स्टेक बी। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 207। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेक? इस आपके सामने शीट मेटल वर्क में जो स्टेक्स यूज किए जाते हैं उसका एक चित्र आपके सामने बना हुआ दिखाई दे रहा है। आपके ऑप्शंस, आपको बताना है इसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं हॉर्स स्टेक, ब्लैक आयरन, फनल स्टेक और क्रीजिंग स्टेक। ये आपको चित्र जो दिखाई दे रहा है एक तरह फनल टाइप का दिखाई दे रहा है, फनल, कुप्पी।
है ना। तो ये फनल स्टेक हो गया सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 208। विच फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग टिन शीट। टिन शीट्स को सोल्डरिंग करने के लिए कौन सा फ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रेजिन, पेस्ट, जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड। इसका सही आंसर है सी, जिंक क्लोराइड। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 209। What is the seam used in sheet metal joint for roofing and paneling? रूफिंग तथा पैनलिंग के लिए शीट मेटल जॉइंट में किस टाइप की सीमिंग की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं लैप सीम, डबल सीम, ग्रूव्ड सीम या डबल ग्रूव्ड सीम। तो इसका सही आंसर है डी, डबल ग्रूव्ड सीम। क्वेश्चन नंबर 210, 210वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने। व्हाट इज रिवेट इंटरफेरेंस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में भी। तो रिवेट इंटरफेरेंस किसे कहते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं थिकनेस ऑफ शीट को, डायमीटर ऑफ रिवेट को, लेंथ टू फॉर्म द हेड को रिवेट इंटरफेरेंस कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है टोटल रिवेट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर रिवेटिंग। सही आंसर सी है, लेंथ टू फॉर्म द हेड इज कॉल्ड रिवेट इंटरफेरेंस। प्रश्न नंबर 211 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया जा रहा है शीट मेटल वर्क में जैसे जो जॉब्स बनाए जाते हैं उसको आपको, नहीं, शीट मेटल वर्क नहीं है, ये एक्चुअली वेल्डिंग से रिलेटेड है। नहीं, शीट मेटल वर्क ही है, ठीक है, शीट मेटल वर्क का ही है ये चित्र। इसमें आपको एक्स मार्क को दर्शाना है कि ये एक्स है क्या। आपके ऑप्शंस हैं अरेस्ट द क्रैक, फैसिलिटेट इजी बेंडिंग के लिए। दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है मेक अ गुड अपीयरेंस। और चौथा ऑप्शन है अलाउ क्लियरेंस बिटवीन द एंड। एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है? एक्स के रूप में जो छेद दिया हुआ है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, देखने में तो इसका उद्देश्य लगता है कि ये इजी बेंडिंग के लिए दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इजी बेंडिंग के लिए छेद नहीं दिया है। और गुड अपीयरेंस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अलाउ क्लियरेंस बिटवीन एंड के बीच में क्लियरेंस देने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो ये एक्चुअली क्रैक को बंद करने के लिए है। ये जो है अरेस्ट द क्रैक। अब आगे आते हैं फॉल्टी रिवेटिंग, यानी ये आपके सामने एक जो रिवेटिंग दिखाई दे रही है ये फॉल्टी है, गलत हुई है। तो इसका रीजन आपको बताना है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फॉल्टी रिवेटिंग। आपके ऑप्शंस हैं बर्स्ट बिटवीन द प्लेट्स, सेकेंड ऑप्शन है टू लिटिल अलाउंस गिवन, थर्ड ऑप्शन है इम्प्रॉपर जॉइनिंग ऑफ प्लेट और लास्ट ऑप्शन है टू मच अलाउंस गिवन। आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें जो है इम्प्रॉपर जॉइंट ऑफ प्लेट्स है, मतलब प्लेट्स ही प्रॉपर जॉइंट नहीं है। तो जब प्लेट्स प्रॉपर जॉइंट नहीं होंगी तो फिर रिवेटिंग कैसे होगी? तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसका सही आंसर सी होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 213। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोल के नोट करके रखिए। मैं आपसे ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं वीडियो के दौरान आपको बीच बीच में ये भी बताता रहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को नोट ज़रूर करिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा आप बिल्कुल बुक्स के पीछे लग जाओगे, बुक्स के क्वेश्चन के पीछे लग जाओगे, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन सीरीज़ के पीछे लग जाओगे, लेकिन तब आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेहतर है कि अगर आपको इंपॉर्टेंट पता चल जाए तो उसे आप नोट डाउन करके रखें, जिससे एट द लास्ट मोमेंट आप उसे लुक आउट कर सकें। तो जिनको जिनको मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उनको उनको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर और उसे जाते समय एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो हाउ द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रिवेट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइड एज। साइड एज से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं थ्राइस ऑफ डाया ऑफ रिवेट, यानी 3 गुने डाया ऑफ रिवेट। सेकेंड ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ डाया ऑफ रिवेट, यानी 2 गुने डाया ऑफ रिवेट। थर्ड ऑप्शन है 2.5 गुने,
रिवेट के व्यास के 2.5 गुने, और फोर्थ ऑप्शन है रिवेट के व्यास के 3.5 गुना। इसका सही आंसर है डाया ऑफ रिवेट का 2 गुना, 2 इंटू डाया ऑफ रिवेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने हैंड शेयरिंग मशीन दी हुई है। इस हैंड शेयरिंग मशीन में एक पार्ट है एक्स। इस एक्स पार्ट का नाम आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट विच इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स इन दिस हैंड शेयरिंग मशीन। आपके ऑप्शंस हैं क्लैंप, लीवर आर्म, लोअर ब्लेड या अपर ब्लेड। तो ये जो है ये अपर ब्लेड है। हाँ जी, तो इसका सही आंसर है डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 215 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेक्स इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में स्टेक्स का एडवांटेज क्या है। आपके ऑप्शंस हैं शार्पनिंग, सपोर्टिंग, रेस्ट ऑफ वर्क पीस, प्रोटेक्ट द टूल फ्रॉम डैमेज। इसका सही आंसर है स्टेक्स का सपोर्टिंग के लिए काम आता है, तभी ना अलग अलग शेप्स के लिए अलग अलग स्टेक्स यूज किए जा रहे हैं, है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 216। जी हाँ, आपके सामने शीट मेटल वर्क में 2 प्लेट्स को रिवेट के माध्यम से ज्वाइन किया हुआ शो हो रहा है, और उसके साथ ही एक टूल दिखाई दे रहा है जो कि एक्स के नाम से दिखाई दे रहा है। आपको बताना है कि इस टूल का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं डॉली, रिवेट सेट, फुलरिंग टूल और या कॉकिंग टूल। इसका सही आंसर है कॉकिंग टूल। प्रश्न नंबर 217, इसमें आपको रिवेटिंग का एक चित्र दिखाई दे रहा है। आपको बताना है कि ये किस टाइप का रिवेटिंग है, मतलब सॉरी, किस तरह की क्या गलती इसमें रिवेटिंग में क्या गलती है, क्या कमी है। व्हाट इज द फॉल्ट इन दिस रिवेटिंग। आपके ऑप्शंस हैं टू लिटिल अलाउंस, दूसरा ऑप्शन है बर बिटवीन द प्लेट्स, थर्ड ऑप्शन है होल्स ऑन द प्लेट इज नॉट अलाइंड, और लास्ट ऑप्शन है रिवेट बॉडी नॉट परपेंडिकुलर। तो इसका सही आंसर है टू लिटिल अलाउंस। अलाउंस बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 218। Which tool is used to make fluid tight joint by pressing the riveted edge plate? ये क्वेश्चन भी शायद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी। आपके ऑप्शंस हैं डॉली, ड्रिफ्ट, कॉकिंग टूल या फुलरिंग टूल। तो इसका सही आंसर है फुलरिंग टूल। क्वेश्चन नंबर 219 यानी 219। Why the allowance is required while making various types of hems and seams? अलग अलग तरह के हेम्स और सीम्स बनाने के लिए अलाउंस क्यों ज़रूरी है। आपके ऑप्शंस हैं टू मेक अ गुड अपीयरेंस, अच्छी दिखावट के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू प्रिवेंट डैमेज टू द एज, किनारों को नुकसान से बचाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ सीम्स, सीम पर ओवरलैपिंग को रोकने के लिए। और चौथा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है मेंटेन द करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, सही आकार बनाए रखने के लिए तथा ताकत में सुधार के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर है डी, मेंटेन द करेक्ट साइज एंड इम्प्रूव द स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 220। विच शीट मेटल इज इजीएस्ट टू जॉइंट एंड शोल्डर। कौन सा शीट मेटल इज इजीएस्ट टू जॉइंट एंड शोल्डर, कौन से शीट मेटल को इजीली जॉइन और शोल्डर किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं टिन्ड प्लेट, लेड, गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही आंसर है ए, टिन्ड प्लेट। प्रश्न क्रमांक 221। विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क में कौन सा मटेरियल बहुत सॉफ्ट और बहुत हैवी होता है। आपके ऑप्शंस हैं लेड, ब्लैक आयरन, एल्यूमिनियम या कॉपर शीट। लेड, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। सही आंसर है लेड, सॉफ्ट भी होता है और हैवी भी होता है। प्रश्न क्रमांक 222 यानी 222। विच शीट मेटल्स withstand contact with the water and exposure to weather। कौन सी धातु का शीट पानी तथा मौसम के संपर्क में झेल सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ब्लैक आयरन, कॉपर शीट, स्टेनलेस स्टील या गैल्वेनाइज्ड आयरन।
इसका सही आंसर होगा गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी जीआई, जिसको हम शॉर्ट में जीआई भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 223। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन? रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का क्या पर्पस है? आपके ऑप्शंस हैं पोजीशन द रिवेट, दूसरा ऑप्शन है मेक मेटल टू मेटल जॉइंट, थर्ड ऑप्शन है अलाइन द होल्स टू बी रिवेटेड, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना, चौथा ऑप्शन है प्रिवेंट डैमेज टू रिवेट हेड, रिवेट के सिरे को नुकसान से बचाना। सही आंसर इसका सी है, अलाइन द होल्स टू बी रिवेटेड। आपके सामने एक और चित्र है जिसमें आपको रिवेट जॉइंट दिखाई दे रहा है और एक टूल दिखाई दे रहा है। आपको इस टूल का नाम बताना है। आपके ऑप्शन हैं ड्रिफ्ट, रिवेट स्नैप, कॉकिंग टूल, फुलरिंग टूल। तो इसका सही आंसर है डी, फुलरिंग टूल। प्रश्न क्रमांक 225 आपके सामने आ चुका है। विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग? रिवेटिंग के लिए कौन सा हैमर सुटेबल होता है? ये क्वेश्चन कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन पूरा वीडियो देख रहा है, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका आंसर बता ले जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन आपके हैं प्लास्टिक हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न क्रमांक 225 का आंसर आपको बताना है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 226 आपके सामने आ चुका है। विच नॉच इज कट एट एंगल 45 डिग्री टू द कॉर्नर ऑफ द शीट मेटल बॉक्स? शीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री पर काटा जाता है? आपके ऑप्शन हैं वायर नॉच, स्लैंट नॉच, स्क्वायर नॉच तथा स्ट्रेट नॉच। इसका सही आंसर है बी, स्लैंट नॉच। प्रश्न क्रमांक 227 227। नेम द जॉइंट मेड बाय द फास्टनिंग टू एजेस ऑफ शीट मेटल टुगेदर। शीट मेटल के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट को का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं हेम, सीम, नॉच, ग्रूव। सही आंसर है सीम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 228 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर एंड इवेपोरेट व्हाइल हीटिंग? कौन सा ऐसा फ्लक्स है जो पाउडर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है सोल्डरिंग के लिए और इवेपोरेट, वाष्पीकृत हो जाता है गर्म करने पे? तो आपके ऑप्शंस हैं रेजिन, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है डी, अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 229 पर हम पहुंच चुके हैं। नेम द टाइप ऑफ सीन। इस सीन को आप क्या बोलेंगे? ये कौन किस टाइप का सीन है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको यही चित्र बना करके आए, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपके ऑप्शंस हैं लैप सीन, डबल सीन, ग्रुप सीन या डबल ग्रुप सीन। बिल्कुल चित्र से समझ में आ रहा है, ये एक तरह का लैप सीन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 230 है। विच रिवेट इज यूज टू अवॉइड प्रोजेक्शन ऑफ रिवेट हेड? रिवेट हेड के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पैन हेड रिवेट, दूसरा ऑप्शन है स्नैप हेड रिवेट, तीसरा ऑप्शन है कॉनिकल हेड रिवेट, चौथा ऑप्शन है काउंटर संक हेड रिवेट। तो सही आंसर है डी, काउंटर संक हेड रिवेट। प्रश्न क्रमांक 231। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रिवेट टू अवॉइड बकिंग? बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 2D, 2.5D, 3D या 3.5D? सही आंसर है 3D। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हम रिवेट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बताए। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा है या पूरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आप उसे नोट ज़रूर कर रहे होंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 232 आपके सामने है। विच टाइप ऑफ फिलर रॉड इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग फॉर स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील के में गैस वेल्डिंग करने के लिए कौन सा फिलर रॉड यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं प्योर एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एलॉय, तीसरा ऑप्शन है कोलंबियन स्टेनलेस स्टील और चौथा ऑप्शन है कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। तो सही आंसर है इसका सी, कोलंबियन स्टेनलेस स्टील। प्रश्न क्रमांक 233। नेम द गैस वेल्डिंग डिफेक्ट। आपके सामने गैस वेल्डिंग का के चित्र दिए हुए हैं। यहाँ आपको डिफेक्ट्स के नाम बताने हैं, किस टाइप के डिफेक्ट्स। आप हर वेल्डिंग में देखेंगे कि वेल्डिंग ऊपर ऊपर हो गई लेकिन नीचे गैप रह गया है।
आपको बताना है ये किस टाइप का डिफेक्ट है। तो आपके ऑप्शंस हैं पोरोसिटी, लैक ऑफ फ्यूजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीडाइज्ड वेल्ड, या चौथा ऑप्शन है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। सही आंसर है लैक ऑफ फ्यूजन। सॉरी, लैक ऑफ फ्यूजन इसे इसलिए कहेंगे क्योंकि आप हर किसी में देखेंगे जब वेल्डिंग की गई तो वेल्डिंग करने के दौरान जो मटेरियल जो है फ्यूज नहीं हुआ, प्रॉपर फ्यूज होकर के जो गैप्स हैं उन गैप्स में फिल नहीं हुआ है, तो लैक ऑफ फ्यूजन कहलाता है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 234 आपके सामने आ रहा है, ये रहा। व्हाट विल कॉज इफ द नोजल टचेस द मोल्टन पूल। यदि नोजल मोल्टन पूल को टच करता है तो क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं स्पार्क, स्मोक, बैकफायर या फ्लैशबैक। नोजल आप समझ रहे हैं ना, किसी में नोजल आपको किसको कह रहे हैं, नोजल किसको कह रहे हैं, वेल्डिंग नोजल को, ठीक है, गैस कटिंग नोजल को। अगर ये आपको अगर आपका ये मोल्टन पूल को टच करता है तो क्या होगा, बैकफायर होने के चांसेस होते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 235, 235वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेम द जॉइंट इन द आर्क वेल्डिंग। ये आपके सामने दो प्लेट्स को जोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जुड़ी हुई दो प्लेट्स दिखाई दे रही हैं। इस आर्क वेल्डिंग में जॉइंट्स का नाम आपको बताना है किस टाइप का ये जॉइंट है। तो आपके ऑप्शन है फ्लश कॉर्नर जॉइंट, दूसरा ऑप्शन है सिंगल फिलेट लैप जॉइंट, तीसरा ऑप्शन है हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट, और चौथा ऑप्शन है फुल ओपन कॉर्नर जॉइंट। गौर से देखेंगे आप देख पाएंगे कि इसमें जो कॉर्नर है वो आधा आधा छूटा हुआ है, मतलब थ्रू आउट आधी लेंथ छूटी हुई है, तो ये हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट कहलाएगा, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 236 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का फंक्शन आपको बताना है, ये किस काम में आता है। आपके ऑप्शन हैं इट कन्वर्ट्स टू लो वोल्टेज हाई करंट एम्पेयर, दूसरा ऑप्शन इट कन्वर्ट्स टू हाई वोल्टेज एंड लो करंट एम्पियर, थर्ड ऑप्शन है इट कन्वर्ट्स टू लो वोल्टेज एंड लो करंट एम्पियर, और फोर्थ ऑप्शन है इट कन्वर्ट्स इनटू हाई वोल्टेज एंड हाई करंट एम्पियर। ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स टू लो वोल्टेज हाई करंट एम्पियर, यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है। तो ए आंसर इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 237, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का डिसएडवांटेज क्या है। आपके ऑप्शन है मोर इनिशियल कॉस्ट, अधिक प्रारंभिक लागत, दूसरा ऑप्शन है नॉट फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो से मुक्त नहीं है, तीसरा ऑप्शन है मोर मेंटेनेंस कॉस्ट, अधिक रख रखाव में कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन है नॉट सुटेबल फॉर वर्किंग वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। मेन डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये नॉन फेरस मेटल में वेल्डिंग करने के काम में नहीं आता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 238 आपके सामने आ चुका है। Which arc welding machine can be used anywhere in the field work even away from the electric line? विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र में भी काम कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग का उपयोग किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, इंजन जनरेटर सेट, या एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो इसका सही आंसर है सॉरी, इंजन जनरेटर सेट। तो सी है इसका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 239 आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। Which arc welding machine provides better heat distribution in the electrode and job? इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण किस मशीन द्वारा दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं रेक्टिफायर सेट, मोटर जनरेटर सेट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, या इंजन जनरेटर सेट। तो इसका सही आंसर है ए, रेक्टिफायर सेट। शीट मेटल के बाद में यहाँ वेल्डिंग का टॉपिक आ गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज का जो ये पूरा वीडियो जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ये एक तरह के जॉइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन थे इसमें सारे, रिवेटिंग और वेल्डिंग, ठीक है, जो परमानेंट जॉइंट वाले प्रोसेसेस हैं उसी से रिलेटेड थे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 240 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द कलर पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने देखा होगा। आपके ऑप्शंस हैं ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, मैरून। सही आंसर है मैरून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 241 यानी 241 आपके सामने आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एंगल टू बी मेंटेन इन ब्लो पाइप एंड फिलर रॉड इन द लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक? बाईं तरफ वेल्डिंग टेक्निक को में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में कितना एंगल मेंटेन किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 60 और 30 डिग्री, 50 और 40, 30 50 या 60 40। सही आंसर है 60 30। प्रश्न क्रमांक 242, विच फैक्टर डिटरमाइंस द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग? कौन सा फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करता है करंट सेटिंग को? आपके ऑप्शंस हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट, पोजीशन ऑफ वेल्ड, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड या डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। सही आंसर है डी, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 243 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द ओसीवी फॉर welding in step down transformer which reduces the main supply voltage 220 और 440? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीवी क्या है, आपको ये बताना है, जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 तथा 440 वोल्ट को कम करता है। आपके ऑप्शंस हैं 40 और 100 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 50 और 100, तीसरा ऑप्शन है 30 और 20, चौथा ऑप्शन है 20 और 25। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए, 40 और 100। प्रश्न क्रमांक 244 यानी 244, which is the welding machine designed to support both AC and DC current for welding ferrous and non-ferrous metal using all type of electrode? कौन सी वेल्डिंग मशीन है जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह तथा अलौह धातु की वेल्डिंग के लिए एसी तथा डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है? आपके ऑप्शंस हैं रेक्टिफायर सेट, ट्रांसफार्मर सेट, मोटर जनरेटर सेट, इंजन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो इसको नोट करके रखिएगा। इसका सही आंसर है रेक्टिफायर सेट। क्वेश्चन नंबर 245 आपके सामने है। नेम द सेफ्टी ऑपरेशन कैरीड आउट इन वेल्डिंग प्लांट शोन इन फिगर। ये जो वेल्डिंग प्लांट में ये वेल्डिंग होती हुई दिखाई दे रही है, इसमें किस सेफ्टी ऑपरेशन को फिगर आउट किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं कंप्रेसर यूज्ड टू फोर्स आउट फ्यूजेस, कंप्रेसर फ्यूज को निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा ऑप्शन है कूलिंग द सरफेस टू क्लियर द गैस, गैसों को साफ करने के लिए सतह को ठंडा किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है वाटर फोर्स्ड टू क्लीन द सरफेस, पानी की सतह को साफ करने के लिए वाटर। और चौथा ऑप्शन है एग्जॉस्ट डक्ट कैप्चर फ्यूजेस एंड गैसेस, निकास वाहिनी फ्यूजेस और गैसेस को पकड़ती है। एक्चुअली ये जो दिखाई दे रहा है ना चित्र, इस चित्र में आप देखेंगे ये एक डक्ट है। वेल्डिंग जो हो रही है, वेल्डिंग के साथ साथ में एक डक्ट है। ये डक्ट क्या कर रही है, जो भी फ्यूम्स और गैसेस निकल रही है ना, इनको सक करके बाहर निकाल दे रही है, खींच करके बाहर निकाल रही है, एग्जॉस्ट कर रही है। सही आंसर इसका होना चाहिए डी। सॉरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 246 आपके सामने एक सिलेंडर दिया हुआ है। इस सिलेंडर में एक्स पार्ट को मार्क करके बताना है कि ये एक्स पार्ट कौन सा, क्या पार्ट है, क्या है ये। आपके ऑप्शन है सेफ्टी प्लग, स्टील बॉटल, वॉल्व स्पिंडल या डिजॉल्व्ड एसिटिलीन। इसका सही आंसर है ए, सेफ्टी प्लग। सेफ्टी प्लग, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 247, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टॉर्शन अकर्स इन वेल्ड डायरेक्शन? आपके ऑप्शंस हैं एंगुलर डिस्टॉर्शन, बेंडिंग डिस्टॉर्शन, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन या ट्रांसफर डिस्टॉर्शन। सही आंसर है सी, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। क्वेश्चन नंबर 248 आपके सामने आ चुका है। नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एज इन एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन? वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कर्व, ड्रैग, बेवल या गाउजिंग। तो सही आंसर है बेवल, सी।
ये वाला क्वेश्चन जो है ना, शीट मेटल वर्क के दौरान भी एक बार पूछा गया है। तो शीट मेटल में भी जो कॉर्नर्स होते हैं उनको बेवल ही कहते हैं, तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सही आंसर बेवल ही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 249 यानी 249 आपके सामने आ चुका है। आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट। आपके सामने वेल्डिंग किए हुए 3 आकृतियां दिखाई दे रही हैं, इसमें आपको डिफेक्ट बताना है, क्या डिफेक्ट है। आपके ऑप्शन है अंडरकट, क्रैकिंग, लैक ऑफ फ्यूजन या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इसका सही आंसर है अंडरकट। प्रश्न क्रमांक 250 आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। वाई द सिलेंडर कीज आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करने के दौरान जो चाबियां होती हैं उन्हें सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि चाबी को जो है सिलेंडर में ही लगे रहने देते हैं। आपने देखा होगा वेल्डिंग करने के गैस वेल्डिंग के दौरान जो चाबियां होती हैं उन्हें सिलेंडर में ही लगे रहने देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं टू प्रिवेंट गैस लीक, टू एडजस्ट द गैस सप्लाई, टू ओपन एंड क्लोज फ्रीक्वेंटली, टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर। बिल्कुल सही आंसर है इसका डी, टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि आग लगने की स्थिति बन जाए, तो जिससे तुरंत जो है चाबी लगाने के लिए चाबी ढूंढना ना पड़े, तो चाबी लगी रहती है उसमें, तो कोई भी व्यक्ति जाकर के उसे तुरंत बंद कर सके। तो सेफ्टी पर्पज से चाबी को सिलेंडर में लगा हुआ छोड़ने का रिवाज है, तरीका है, आपको करना चाहिए। तो ये थे आज की क्लास के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा, तो आपने सारे क्वेश्चन देखे होंगे। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं भी देखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा देखिएगा, पर देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं जानता हूं कि ये वीडियोस लंबे हो जाते हैं, लगभग आधे घंटे के वीडियोस बन जाते हैं, और आधे घंटे का वीडियो देख पाना बिना किसी एनिमेशन के, बिना किसी चित्र के, बिना किसी जब तक कोई इंटरटेनमेंट नहीं होता तब तक आप स्टडी वीडियोस आधे घंटे तक किसी का क्यों देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम आती है और एक बोरियत सी महसूस होती है, लेकिन ये बोरियत पढ़ाई के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। तो अगर आप करना चाहें तो करिए ज़रूर। एक बार में एक सिटिंग पे अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप 2 बार बैठिए, 3 बार बैठिए, 10-10 क्वेश्चन करके देखिए। हमने तो आपको 50 क्वेश्चन दिया, आप 10-10 क्वेश्चन करके देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर, क्योंकि इससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार होंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आए ये संभव नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो पैटर्न विल बी द सेम। तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, और अब तक हम 250 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल पे बने रहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम अपने वीडियो में और किस तरह के सुधार ला सकते हैं। मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।